आपने अक्सर अपने दादा दादी नाना नानियों से ऐसी कहानियां बचपन में जरूर सुनी होगी जिसमें इंसान और खूंखार जानवरों की मुलाकातों के सिलसिले का जिक्र होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर ये कहानियां हकीकत बन जाएं तो आपका क्या होगा? क्या हुआ? आप महज इतना सोचने से ही डर गए होंगे, क्योंकि ऐसी मुलाकातें अक्सर मौत से सामना करवाती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी ही हकीकत से रूबरू करवाने के लिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 10 मीटर की दूरी पर मौजूद सुंदरखाल गांव में लेकर चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। आज मैं आपको एक ऐसे गांव में लेकर आया हूं जहां पर बिजली, पानी जैसी सुविधाएं नहीं हैं और आगे आने वाले समय में भी ये बिजली और पानी की सुविधाएं ज़िंदगी में यहाँ पर इन लोगों को नहीं मिलने वाली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा गांव है या कितनी दूर यह गांव है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर ब्लॉक का ये गांव है जिसका नाम है सुंदरखाल गांव। सबसे बड़ी बात ये है कि ये गांव जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से मात्र 10 मीटर की दूरी पर है और इस गांव में किसी भी तरह की सरकारी सुविधाएं देने के लिए मना किया गया है। इस गांव में लगभग 3500 लोग रहते हैं जो दिन रात जंगली खूंखार जानवरों से घिरे रहते हैं। यहाँ बाघ और हाथियों का दिखना बड़ी आम बात है। सरकार का कहना है कि ये गांव राजस्व विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, जिस वजह से इस गांव को किसी भी तरह की सुविधा ये नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक स्कूल सरकारी यहाँ पर खोला गया है जिससे यहाँ के बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गांव में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही नाली खरंजे की व्यवस्था है और साथ ही इन लोगों को पक्के मकान बनाने की अनुमति भी नहीं है। क्यों ऐसा ये होता है और किस तरह से ये लोग इस जिंदगी को जी रहे हैं? दरअसल सुंदरखाल गांव और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की दूरी महज 10 मीटर है, जो कि कोसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अक्सर जंगली जानवर पानी पीने के लिए कोसी नदी के किनारे आते हैं। ऐसे में जानवरों को सुंदरखाल गांव को पार करते हुए नदी किनारे जाना होता है, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन जाता है और फिर शुरू होती है इंसान और जानवरों की जंग। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सुंदरखाल गांव में साल 2010 में बाघ ने 10 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। टाइगर की डर होता है। मेरे गांव में देखो, अब ये जंगल हो गया है, रोखड़ आ गया है, घर के आगे पीछे हम रात को बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। आ जाता है टाइगर घर पे, ऐसे जानवर को मारा, इंसान को मार रहा है, जानवर तो जानवर ही ठहरे। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? तुलसी देवी। ये बताइए, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र हो गई होगी कतो हगनाल है 70 वर्ष कर गई, 75 70 के आसपास है। अच्छा, जब यहाँ पर आप रहते हैं जंगली जानवरों देखते होंगे? सारे देखते साड़ी उनके ही साथ तो हूँ, सुबह शाम बस देखने ही में आते हैं। सुबह शाम देखने में आते हैं। अच्छा, वो टाइगर, बाघ जिसको कहते हैं, वो आपने आखिरी वक्त कब देखा? तो आखिरी वक्त आप ये यहाँ सुबह जंगल जाते हैं ना, बाहर जाते हैं जब, तो पर रोहड़ में इधर उधर जाते हुए। हाँ, आज नहीं देखा, कल परसों देखा। जंगली हाथियों का खतरा रहता है गांव को सबसे ज़्यादा, जो अब तक हमने सुना है जंगली हाथियों का सबसे ज़्यादा खतरा है। जंगली जानवरों का ज़्यादा खतरा है, कोसी का खतरा ज़्यादा है हमें। कोसी नदी का हमको बिल्कुल खतरा है। हम अभी अभी अपने बोरा बिस्तरा पकड़ के रोड में जाते हैं। जंगली हाथी, जब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ ज़मीन तो है, लेकिन खेती यहाँ लोग जो करते हैं थोड़ी बहुत हमको दिखाई दी। कहाँ करते ही नहीं है वहाँ। अब आपके साल बिल्कुल ही नहीं करा। कहाँ वो नदी आ गई है, सब बही गई, अब किसी का दिल उखड़ गया, उन्होंने कहाँ करते हैं क्या करते हैं, किसी ने नहीं करा। 2-3 मासों ने कर रखा ये ऊपर।
अच्छा, सरकार को लेकर एक चीज़ बताइए, नेता आते हैं यहाँ पर? नेता तो आते हैं, ऐसे ही नेता तो आते हैं, आते जाते रहते हैं, वो देने वाले नेता कोई नहीं है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं हम क्या करें, ऊपर से ही तो वो जो ऊपर बैठे हैं वो तो कुछ कहते ही नहीं है कि आप हमारे हाथ में क्या है, ऐसे कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिम कॉर्बेट वाले जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आते होंगे, आप लोगों को कहते होंगे कि आप यहाँ से? कॉर्पोरेट वाले नहीं आते हैं, एक बार नाप करने के लिए आए वो, बस वो नहीं आते हैं। वो अब पता नहीं है, उनका ही अड़ंग है, जाने क्या पता, वो नहीं आते हैं। यहाँ से आपको हटाने के लिए कौन कहता है? हटाने के लिए कोई नहीं कहते हैं। यहाँ से आप चले जाइए, ऐसे ये नहीं जंगल। बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। कहते हैं तुम्हारा गांव विस्थापन होगा, अब जबरन होना। होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं। हाँ, ये पता नहीं है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम कुमार। क्या करते हैं? मैं होटल लाइन में जॉब करता हूँ। यहाँ कहाँ, कौन सा घर है? मेरा घर इससे बगल वाला है। अच्छा, जब आप होटल के लिए आप जाते हैं तो डर लगा रहता है? बिल्कुल डर लगा रहता है साहब, क्योंकि 12-1 बजे आते हैं हम भी, 11-12 बजे ड्यूटी रहती है, रात में वही 11-12-1 बजे बज जाते हैं। बाकी जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। बाकी घर की भी अलग टेंशन है कि बच्चे कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होंगे, जब ये आप है। चले जाते हैं घर पे, बच्चे अकेले रहते हैं? हाँ जी, बच्चे वगैरह अकेले रहते हैं, बाकी अपना अपना वो हिसाब से मैनेज करना पड़ता है बच्चों के अच्छा, साथ। सरकार का कहना है कि विस्थापन को लेकर वो जो है काम कर रही है, रणनीति बना रही है, लेकिन गांव के लोगों के साथ बातचीत नहीं बन पा रही है। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें क्या आती हैं, अपना अपना हिसाब है आदमियों का। सरकार कभी बोलते हैं कि करेंगे, कभी बोलते हैं नहीं करेंगे। कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, लाइट पानी वगैरह कुछ है नहीं। बाकी नदी नालों का हिसाब ऐसा हो रहा है। अच्छा, विस्थापन को लेकर एक धनराशि की बात की जाती है, उसको लेकर क्या कहते हैं? अब धनराशि के बारे में हम तो ये कहते हैं कि देखो, हमें तो ज़मीन की जगह पे हमें तो ज़मीन दे दी जाए, और बाकी अपने जो मकान वकान का मुआवजा है वो मिल जाए, तो आदमी हर कोई उसमें एग्री है। और दूसरा, रोजगार को लेकर भी समस्या रहती होगी कि कहीं दूसरी जगह जाएंगे, रोजगार होगा नहीं होगा। आपका क्या? मेरा नाम गणेश चंद है। क्या करते हैं? मैं लेबरी करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब आप अपने घर से दूर जाते हैं, जंगली जानवरों का खतरा रहता है, तो कहीं ना कहीं मन में डर रहता है? बिल्कुल डर रहता है सर, क्योंकि हम तो बहुत वो करते हैं। कई बार तो हमने जानवर देख लिया मुँह के सामने से। टाइगर तो अपने पैरों के नीचे से चलते हुए देखा, अगल बगल से। अच्छा, ये बताइए, क्या कितनी राशि होनी चाहिए, अगर बात की जाए विस्थापन को लेकर, कितनी राशि होनी चाहिए ताकि एक परिवार समृद्ध रूप से यहाँ से जा सके और दूसरी जगह रह सके? जी जी जी। क्योंकि पहले यह है, हम तो ये चाहते हैं कि हमें जितना हमारी ज़मीन है, ज़मीन का वो मिल जाए, और उसके बाद थोड़ा मकान का वो हो जाए, बस रहन बसेरा हो जाए, क्योंकि अपना परिवार भी पाला जाए। क्या नाम है आपका? बसंती देवी। आप बसंती जी, ये बताइए, इस गांव में आप कब से हैं? हमको 50 साल हो गए यहाँ। यहीं आपका जन्म हुआ था? हाँ, अच्छा, 50 सालों में इस गांव में कुछ बदलता हुआ देखा? बदल तो बहुत कुछ भी नहीं देखा। जैसे आपने रामनगर की अगर बात करें तो 50 साल में बहुत कुछ बदलता हुआ देखा होगा, लेकिन अपने गांव में कुछ नहीं। नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ बदलाव। अब जो हालात हैं, नदी का जो कुदरती रास्ता है ये बन चुका है, और जिसके चलते इन लोगों को समस्या बनी रहती है। अब अगले महीने से बरसात शुरू है, तो इसकी चिंता इनको अभी से सताने लगी है कि ये अगले महीने कहाँ पर रहेंगे और क्या ये जिंदा रहेंगे। क्योंकि घर में रहकर ये अपने आप को सुरक्षित महसूस तो करते हैं, लेकिन घर के बाहर अगर नदी से बचते हैं तो जंगली जानवरों का खतरा यहाँ पर बना रहता है। गांव के निवासियों ने बताया कि इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उनका कहना है कि चुनाव से पहले यहाँ पर नेता आते हैं और बिजली देने का वादा भी करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी नजर नहीं आता। इस गांव में बिजली भी नहीं है। उनका कहना है कि जब भी विधायकों को चुनाव जीतना होता है तो यहाँ बिजली के खंभे लगा दिए जाते हैं, लेकिन बिजली की सुविधा नहीं दी जाती है। गांव में बिजली के खंभों को लगे 5 साल हो गए हैं। साथ ही पिछले साल बाढ़ में कुछ खंभे तो बह भी गए, क्योंकि रामनगर के सुंदरखाल गांव को राजस्व का अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसके चलते गांव में कोई भी काम राज्य और केंद्र सरकार के तहत नहीं करवाया जा सकता है।
इतना सब कुछ झेलने के बाद कोसी नदी की बाढ़ से गांव का तबाह होना भी लगातार जारी रहता है। महिलाओं ने बताया कि मानसून आने पर वे सब सड़कों पर आ जाते हैं क्योंकि नदी व बाढ़ का पानी खेती के साथ साथ घरों को भी तबाह कर देता है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये नदी कोसी नदी का नज़ारा है और जब बाढ़ आती है या बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से बाढ़ आ जाती है। और ये उस तरफ की अगर मैं आपको घर दिखाऊं तो देखेंगे कि बाढ़ के बाद किस तरह से ये तबाह हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों के जब घर बाढ़ में तबाह होते हैं तो इन लोगों को किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलता है क्योंकि यह गांव राजस्व में नहीं आता है। और बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ के जो मनोनीत प्रधान हैं उनके बेटे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार नाम है मेरा। राजेंद्र जी ये बताइए, ये जो अब हालात हम देख रहे हैं, नदी के बीचों बीच घर हैं, क्या पहले कोसी नदी यहीं तक थी या ये घर यहाँ थे? नहीं, पहले कोसी नदी यहाँ से काफ़ी दूर थी, लेकिन अब जो है 2010 में और 2021 में आई आपदा ने जो है ये गांव पूरी तरह तबाह कर दिया है। यहाँ के 26 लोगों को जो है बमुश्किल जो है उनकी जान बचाई। और जहाँ तक मुआवजे की बात करें तो मात्र केवल जो है 5,000 रुपये एक आर्थिक सहायता के रूप में गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है क्योंकि घर बह गए हैं, लोगों के पास अपने पहनने को कपड़े नहीं हैं, बर्तन नहीं है, बर्तन लोगों के बह गए हैं, लोगों के पास लोग जो है टेंट में रहने को मजबूर हो रहे थे। अच्छा, यानी कि कहा जा सकता है कि ऊँट के मुंह में जीरा, हाँ ये कहावत सही बैठेगी सरकार और आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नदी है और उस तरफ आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं वो जिम कॉर्बेट का इलाका आता है और उसके बाद बीच में ये गांव पड़ता है। अब ऐसे में जब भी जंगली जानवरों को पशु पक्षियों को पानी की ज़रूरत होती है तो वो जंगलों से निकलते हैं और पानी के लिए नदी पर पहुँचते हैं, लेकिन नदी के लिए उनको गांव को पार करना होता है और जिसके चलते यहाँ पर अनहोनियाँ लगातार होती रहती हैं। और यही अनहोनी है जिसके चलते ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आए दिन हाथी से 2-4 इनको होना पड़ता है, बाघ से 2-4 इनको होना पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार को एक ऐसे नीति की बनाने की ज़रूरत है जिससे इन गांव वालों का विस्थापन भी किया जा सके और साथ ही जंगली जानवरों के परिवेश को भी बचाया जा सके, क्योंकि जितना खतरा इंसानों को जंगली जानवरों से होता है उतना ही खतरा जानवरों को इंसान भी अपने आप महसूस करते हैं, या जानवरों जो इंसान होते हैं जिस तरह से वो खतरा महसूस करते हैं उसी तरह से जानवर इंसानों से अपने आप के लिए खतरा महसूस करते हैं। और ये जो जंग है ये बदस्तूर चलती रहती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार की जो विस्थापन नीति है वो कितनी कारगर साबित होगी और कब तक वो साबित हो सकेगी। नैनीताल के रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सुंदर खाल गांव से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।